हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो इस वीडियो में आपको मैथ का 50 इंपोर्टेंट सवाल मिलने वाला है, 50 सवाल। और आपको पता है कि इम्तिहान में 100 सवाल आएगा, उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 सवाल बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन प्रेस कीजिएगा, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब भी क्लास चलेगी। तो और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे से कॉन्टेक्ट करने का लिंक दिया, वहां से जाके आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2017 में जो आपका एग्जाम होने वाला है 2017-22 में, है ना, उसके लिए ही मैंने सवाल यहाँ पे रेडी किया है। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे सवाल है, इस बहुलक दिया गया है, ठीक है ना, हमको मोड निकालना है। एंड इंटरेस्टिंग मैटर ये है ना कि यहाँ पे आपको सवाल इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव हर बोर्ड में आ रहा तो आपको सवाल देखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, बिकॉज सवाल आपके ही लेसन का है। बहुलक निकालना है यानी कि मोड निकालना। अब देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। बहुलक निकालने के लिए बोला गया है, तो इसमें जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। बारंबारता का मतलब हुआ जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हो गया बारंबारता। तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वही बहुलक कहलाएगा। देखिए 7 यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसमें इस आंकड़ा में 7 जो है ज़्यादा बार आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यही बहुलक इसका हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य निकालना है, ठीक है ना। समांतर माध्य निकालना है, एक सवाल पक्का आता है समांतर माध्य वाला। तो करना क्या है ना, जो कुछ दिया रहे 13 और 19 उसको ऐड कर देना है, उसको जोड़ देना है। और 2 अंक है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो 9, 3, 12 और 1, 1, 2, 3, 32/2 यानी कि 16। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात समीकरण ये दिया हो, मूल अगर बराबर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। जब 0 होगा तभी मूल बराबर होगा, ठीक है ना। b² - 4ac 0 के बराबर होगा तभी वो मूल जो है बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ना जो ये दिया हुआ ना, ये स्क्वायर है बाबू, ठीक है ना। ये a दिया हुआ यानी कि x² जिससे मल्टीप्लाई हो रहा वो a है, तो a कितना हो गया, 1 हो गया, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा। और ये जो x से हो रहा वो b कहलाएगा, यानी कि b कितना होगा, -p हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है, -p है, तो -p का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू कितना है, 1 है ना। देखिए x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1, और c का वैल्यू कितना है, 4 = 0। देखिए p का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, और माइनस का भी स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p का स्क्वायर, और 4 चौक 16 प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद ये 16 को दाएं तरफ भेज दीजिए, तो ये जो -16 है जाके क्या बन जाता है, +16 बन जाता है। ओके, अब स्क्वायर को जब यहाँ से हटाएंगे तो ये जाके रूट बनेगा प्लस माइनस में, यानी कि 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछने वाला है, तो बस एकदम मन से इसको पढ़ने की कोशिश करें। ए और बी आभास संख्याएं हैं, तो ए और बी का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ए और बी का लासा। देखिए लासा मतलब एलसीएम, तो ए और बी दोनों क्या आभास संख्या। आभास संख्या बोलता है जो किसी से ना 1 से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं आभास संख्या। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं जिसके अनुसार आप इसका आंसर बता दीजिएगा। मान लेते हैं 2 आभास संख्या 3 है और 5 है, ये 2 आभास संख्या है। अगर इसका मैं एलसीएम निकालने बोलूँ तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है ना। तो 3 × 5 = 15 एलसीएम हो जाएगा। तो यहीं पे ए और बी का अगर हमको एलसीएम निकालना तो ए और बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे सवाल है कि एक्स और वाई दिए हो, इसकी मूल बिंदु क्या होगा, ऑरिजिन पॉइंट से दूरी क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका ऑरिजिन पॉइंट का आपको फॉर्मूला बताना है, यानी कि सूत्र बताना है। तो देखिए x² और y²,
का ओवर रूट, यही इसका फार्मूला होता है। जब मूल बिंदु से दूरी जब निकालने बोले जाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल यहाँ पे क्या है, बहुलक निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए फिर बहुलक निकालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है ना, सवाल यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। देखिए मैंने क्या बताया था पहले वाला सवाल में, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको बहुलक बोला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपीट देखिए कितना बार हो तो नहीं आ रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हमको बहुलक निकालना है। तो फिलहाल मुझे बहुलक का फार्मूला बताना पड़ेगा। तो एक बहुलक का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 गुना माध्यक, माध्यक बोलते हैं मीडियन को बोलते हैं, ठीक है ना, मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, माध्य, ये फार्मूला। तो हमको पहले माध्यक निकालना पड़ेगा और माध्य निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल से हम माध्यक भी निकालने के लिए जान जाएंगे। माध्यक कैसे निकालते हैं, तो माध्यक निकालने के लिए पहले इसको अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो अरेंज कर लो, 2 4 3 5 6 हो गया अरेंज, बढ़ते क्रम में हो गया, सॉरी 2 3 4 5 6 हो गया, ये 2 3 4 5 6 इस तरह से अरेंज हो गया। तो बीच वाला हमको यहाँ पे नहीं कि दो पीस इधर साइड करना है दाएं तरफ से, 2 पीस बाएं तरफ से साइड करना है, जो बीच वाला बचेगा वही कहलाएगा माध्यक, वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो बीच में 4 बच रहा ना, हो गया, दोनों तरफ से बराबर बराबर छाटना है, बीच में बचाना है, कुछ ना कुछ तो जरूर बचाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 बचेगा। और माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 कितना हो गया, 21। तो 21 बट्टे कितना है, के पीस है 5, 2 1 3, 1 2 3 4 5, इसको क्या करें 5 से डिवाइड कर देंगे। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है ना। 6 2 5 3 8, 6 2 8 8 16, 16 4 सॉरी 20 होगा ना, मैंने तो गलती कर दिया। 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20 होगा, सॉरी 20 होगा। तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 गुना 4 हो गया, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, कितना गया 4। ये 4 क्या आ गया, इसका बहुलक आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। चलिए आगे सवाल बोला जाता क्या कि ये जो दोनों देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए हमारा A1 है, ये वाला A2 है, ये वाला A3 है, ये समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो x का वैल्यू क्या होगा, समांतर श्रेणी समझ रहे हैं, जो भी समांतर श्रेणी में होता है उसके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 2 4 6, क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो बोलेंगे हाँ सर समांतर श्रेणी में है। कैसे है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस जो है बराबर है। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 भी 2 बच रहा, यानी कि डिफरेंस क्या है, बराबर है। जब डिफरेंस बराबर हो तब मुझे क्या करना है ना, जब डिफरेंस बराबर हो तो इसका मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू जो आएगा बराबर आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा, एकदम बराबर आएगा। चलिए तो मुझे पहले ई दोनों से डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ई दोनों का डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि A2 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, और A3 को A2 से घटाएंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा। A2 को A1 से घटाएंगे डी का वैल्यू निकलेगा, A3 को A2 से घटाएंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा। और आपको पता है समांतर श्रेणी में डी का वैल्यू बराबर होता है, क्योंकि सवाल बोला जा रहा है समांतर श्रेणी में है। चलिए तो A2 कितना है, 3x है, और A1 कितना है 2x माइनस 1 बराबर, A3 कितना है 6x माइनस 1, और A2 कितना है 3x। देखिए हो गया, यही तो बनाना पड़ेगा। तो 3x माइनस 2x माइनस प्लस 1, यहाँ पे क्या जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 3x। अब क्या करेंगे, देखिए 3x में से 2x घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे 6x में से 3x घटेगा तो 3x माइनस 1 बचेगा। अब मुझे क्या करना, इस 3x को इधर लाइए, सॉरी 2x बचेगा ना, 2x है, इस 2x को इधर लाएंगे तो x से बराबर x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस आके माइनस 1 जाता है, और माइनस 1 और ये वाला 1 जाके क्या बनेगा, माइनस बचेगा, ठीक है ना। तो x में से 2x घटाएंगे जी, इस 2x में से इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस x, यहाँ पे माइनस 2, ये दोनों तरफ माइनस क्या होता है, कट जाता है ना। तो x से बराबर क्या आ गया, x से बराबर आ गया 2, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। अब अगर आप इसको 2 का वैल्यू रखते हो ना और देखते हो क्या डिफरेंस बराबर है, तो डिफरेंस भी हमारा बराबर आने वाला है। चलिए मैं एक बार इसकी जांच कर लेता हूँ। 2 तो 2 दूना 4, 4 में से घटेगा तो 3 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 दूना 12 में से घटेगा कितना हो गया, 11। देखिए कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा, 2 दूना 4 में से 2 दूना 4 में से 3 बचा, और 3 दूना 6 बचा, 6 दूना 12 में से 1 घटेंगे तो 11। यहाँ पे तो आने रहा, लेकिन फिलहाल हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना, आपको A2 से A1 घटाना है, ठीक है ना। तो A2 3x है और A1 2x माइनस 1 है।
फिर A3 से A2 घटाना है, तो A3 6x माइनस 1 हो गया और A2 कितना हो गया 3x हो गया। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कर दिया, यहाँ पे लिखा माइनस प्लस माइनस कर दिया, ये दोनों घट जाएगा और यहाँ पे 6x में से 3x घटेगा। अच्छा यहाँ पे 3x लिखना पड़ेगा, सॉरी मुझे तब तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो रहा था। 3x यहाँ पे आएगा और 3x यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ना, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, बच जाएगा माइनस 2x बचेगा जी, ठीक है ना, माइनस 2x बचेगा और कटेगा तो 2 2 भी कट जाएगा, बचेगा कितना 1, इसलिए मेरा वहाँ पे सही नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो अब देखो सही आ जाएगा। अब अगर चेक करते हो तो अब आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेक करेंगे 2 एकम 2 में से घटेगा 1, 3 एकम 3 और 6 एकम 6 में से घटेगा 5। देखिए 2 2 का डिफरेंट है, मतलब सही हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ना 6x माइनस 3x से 3x लिखेंगे, 2x मिस्टेक से लिखा गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3x हो गया और ये जब बनेगा तो माइनस 2 और ये दोनों माइनस 2, तो माइनस माइनस काट देंगे, 2 2 भी काट देगा, 2 2 भी कट जाएगा, x से बराबर 1 बचेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, अब ऑप्शन नंबर हमारा पे बी आंसर राइट होगा, सी नहीं होगा बल्कि बी सही आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। ओके चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। ये दिया हुआ क्या, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल बराबर हो तो p का वैल्यू निकालो। मूल क्या बोल रहा है, बराबर है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। मूल बराबर हो गया, 0 दिए बराबर तो मतलब मूल बराबर हो गया। अब b का वैल्यू कितना है, देखिए ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है। एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होगा वो a कहलाएगा, ठीक है ना। b का वैल्यू कितना 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पे कितना है p लिखा हुआ है और c के जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 4 तिया 12p बराबर 0। क्या करेंगे, 12p जो माइनस में है इसको इधर लाके क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे, हो गया ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 16/12 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 चौक 12, यानी कि p का वैल्यू 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया 4/3, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, इसका मासा HCF निकालना, मासा। तो HCF निकालना बहुत आसान है। HCF हम क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे। देखिए 21 और 22, इन दोनों में कुछ भी कॉमन होगा, कभी नहीं कॉमन होगा। याद रखिए जब भी लगातार 2 संख्या हो, लगातार 2 संख्या हो तो उसका HCF जो है वो 1 होगा। जैसे मैं बोलूँ 2 और 3, इसका HCF निकलेगा, कॉमन ही नहीं होगा, है ना। आप कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या लेकिन लगातार होना चाहिए और उसका HCF 1 होगा। जैसे मैं लेता हूँ 10 और 11, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा ना, तो 1 होगा, 1 तो कॉमन हमेशा होता है। चलिए बोलता है क्या, देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालिएगा, मूल बिंदु से दूरी, वही फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल, और ये हमारा x है, ये y है। x का वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, y का स्क्वायर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, एंड इसको जब हल करते हो तो 289 हो जाता है, और ये किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल किसका है, 17 का है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, ठीक है ना। 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, ये खंबा है 12 मीटर खड़ी, ठीक है ना, और जमीन जो है नीचे है, कितना है 4√3, और ये जो है ना जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, यहाँ पे इसी कोण को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुझे tan थीटा का वैल्यू लिखना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है, देखो 12, आधार कितना है 4√3, तो 12 लिखेंगे और 4√3, तो 4 तिया 12, तो tan थीटा बराबर 3/√3, ठीक है। tan थीटा बराबर ये जो √3 है ना, आप क्या करोगे, इसको नीचे हमेशा अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसको काट देना है। क्या करना है, काट देना है। तो लीजिए काट, मतलब हटाना है उसको, आप परिमेय संख्या नीचे को हटाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं करना पड़ेगा परिमेयकरण, या तो उसको लिखो। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, tan थीटा बराबर 3√3, और यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3, ये 3 कट जाएगा। मतलब मेरे पास आ गया tan थीटा बराबर √3, है ना, क्या गया √3, और √3 जो है tan 60 डिग्री के बराबर होता है। tan कट जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यही बोल रहा कि उन्नयन कोण निकालना। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो C बराबर 90 डिग्री है और cos A प्लस B का वैल्यू निकालना है। देखिए A और B C यहाँ पे एक है ABC, ठीक है। B सॉरी यहाँ पे क्या बोला, C जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री C होगा, B नहीं होगा, C होगा। तो मुझे यहाँ पे C लिखना पड़ेगा और यहाँ पे B लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, ये क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए बोला कि cos A प्लस B, मतलब A और प्लस B,
अब जब ये सी अकेले 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलकर भी 90 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री होता है। तो चलिए मुझे क्या पूछ रहा, कॉस ए प्लस बी, तब तो जाहिर सी बात है कि ए और बी मिलकर 90 डिग्री होना ही होना है ना जी। तो हम क्यों ना इसको कॉस 90 लिख दें, और कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, साइन 0 बराबर 0 और उल्टा उसका उल्टा कॉस 90 बराबर 0। ओके, आगे सवाल यहाँ बोलता है क्या, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस पॉइंट निकालना आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये दोनों बीच के 2 पॉइंट की दूरी निकालना है कि इस 2 पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, देखिए x1 कितना है, ये -2 x1 है -2, और x2 कितना है, देखिए -2, x2 भी -2 मैंने दिया। तो यहाँ पे सवाल में माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है और सवाल में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y1 कितना है, -3 है, और y3 कितना है, -3। तो y1 भी, y2 जो है ना -3 है और y1 भी -3 है। सवाल देखिए फॉर्मूला यहाँ पे -2 दिख रहा है, y बराबर -2, और यहाँ भी दे रहा -3, तो माइनस माइनस +3 का वर्गमूल। अब इसको जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 0, इसको घटाओगे 0 बचेगा, 0 को स्क्वायर करो, रूट करो, जो करना है वो सब के सब क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, सवाल समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे सवाल 14 नंबर सवाल बोलता है, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं दिया हो अनुपात, तो उसकी ऊंचाई का भी अनुपात दिया हो, तो शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है। पहले शंकु फिर बेलन के आयतन का अनुपात। तो शंकु का फॉर्मूला पे लिखेंगे, शंकु पहले शंकु निकालेंगे, उसके बाद फिर बेलन निकालेंगे। शंकु कोण, बेलन बोलते सिलेंडर को। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात लिख देते हैं यहाँ पे। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए जी 1/3 पाई पाई काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो शुरू वाला 3 है ना, ये बेलन की त्रिज्या है, और जो 4 है ना ये शंकु की त्रिज्या, चूंकि शुरू में पहले बेलन बोल रहा तब शंकु बोल रहा है, तो शुरू वाला बेलन होगा फिर शंकु होगा, लेकिन सवाल शंकु और बेलन का अनुपात निकालने बोला, कोई दिक्कत नहीं। तो बेलन की त्रिज्या कितना है, पहले शंकु ने, शंकु की त्रिज्या कितना है, देखो शंकु की त्रिज्या 4 है ना, बाद वाला शंकु है, तो 4 का स्क्वायर कर देते डायरेक्ट, 4 चौक 16, और एच किसका, शंकु का, ये वाला बेलन वाला है, ये शंकु वाला ऊंचाई है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब अनुपात, ये पाई तो काट दिया मैंने, आर। अब देखो बेलन की त्रिज्या कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और ऊंचाई कितना है बेलन का, 2 है, लिख लिया 2, ये 3 कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, 16 अनुपात 9 दूना 18, तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 8 और 9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है, तो 14 सवाल यहाँ पे फिनिश हो गया है। आगे चल पड़ते हैं। देखिए एक्स का, इसका जो सवाल दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 3 + 4, जो आंकड़ा दिया रहे सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं, और जितना आंकड़ा हो उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 आंकड़ा है, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इतना बराबर ही माध्य का फॉर्मूला है, और माध्य दे रहा 7, लिख देते हैं 7। अब जोड़िए, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 17 कितना हो गया, 29 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 + x और 7 5 35 हो जाएगा। तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 35 - 29, x से बराबर कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 6, है ना जी, 9 6 15, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपके यहाँ पर क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, इसको माइनस कर दिया मैंने, माइनस कर दिया इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्य निकालना था, निकल गया माध्य। नेक्स्ट सवाल है, देखो 101 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 101 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये सवाल आपको करना है, तो क्या करना है, एचसीएफ निकालेगा ऐसे। ये कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 1 कम 11 9 99, 11 कम 11, और 13 7 91। देखिए कितने आभाज्य संख्या आया, एक यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे कितना आभाज्य संख्या देखने को मिल रहा है, 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 पीस, 3 आभाज्य संख्या है ना, 3 गुणनखंड है। चलिए ये देखिए दिया 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। बहुत हल्का सा सवाल है। तो 1 + tan स्क्वायर a फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर a, क्या होता है, सेक स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर a।
ओके, तो सेक का फार्मूला फिर बैठाएंगे, अभी तो काट नहीं सकते ना इसको। सेक का फार्मूला क्या होता है, 1/cos²a, और ये बड़ा वाला बटा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। और कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, 1/sin²a हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये डिवाइड दिख रहा है ना बड़ा वाला, ये बड़ा, उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है। तो 1/cos²a गुना, अब जैसे गुना हम पलटे हो गए तो साइन वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि sin²a/1। अब मेरे पास क्या आ गया, sin²a/cos²a। और साइन बटे कॉस क्या होता है जी, साइन बटे कॉस जो है टैन होता है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, आगे देखिए क्या बोलता है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 7 सेंटीमीटर जो है लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा, इसके बारे में बताना है। देखिए तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो घड़ी की मिनट वाली सुई है ना, ये त्रिज्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, जब 1 मिनट घूमेगा वो 1 मिनट में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड में, है ना। तो आप ऐसे निकालो, हाँ, एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट जब घूमेगा, 60 मिनट में, तो पूरा 60 मिनट में पूरा घूम जाता है ना घड़ी वाला सुई, मिनट वाला पूरा घूम जाएगा 60 मिनट में। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर हम 1 मिनट में निकालें कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो कितना करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, काट देंगे, 6 छक 36, 6 डिग्री कोण बनाएगा। तो सवाल बोलता है 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, 10 मिनट में, है ना। तो कितना जाएगा, 6 गुना 10 बोले तो 60 डिग्री कोण बनाता है। अब यहाँ पे बोलता है कि इसके द्वारा जो क्षेत्रफल रचा जाएगा, यानी कि जो ये घड़ी है यहाँ से घुमा यहाँ आ गया में भी, तो ये जो क्षेत्रफल बना 10 मिनट में, इसका निकालना एरिया। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला आपको पता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 πr² हो गया। थीटा का वैल्यू रख लेते हैं, थीटा का चलिए वैल्यू मैं रखता हूँ, कितना होता है थीटा का वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है, इस 60 डिग्री थीटा का वैल्यू है, और 360 होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू तो 7 लिखा होता ना, तो काट देंगे यहाँ से, 0 जो कट जाएगा, और 6 छक 36 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया, 6 से तो कटेगा ना, और 11 दूना 22, 3 दूना 6, 11 7 77/3, जो कि ऑप्शन में दिखने रहा ना, 77/3 ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। तो मुझे क्या करना था, देखिए अब आपको एक बार फिर से मैं समझा दूं कि 60 मिनट में सुई जो है 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा, और उसी तरह 10 मिनट में 60 डिग्री कोण बनाएगा। अब ये 10 मिनट में जो रच रहा क्षेत्रफल उसका निकालना है, फार्मूला θ/360 πr², थीटा का वैल्यू 60/360, पाई का वैल्यू 22/7, r², आर कितना, लंबी 7 सेंटीमीटर, 7 लंबी हो गया, 0 0 काट दिए, 6 छक 36 हो गया, 7 7 काटा, और 3 दूना 6, और आधा किया, 11 दूना 22, 11 7 77/3, मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर है, दोनों अवस्थित है, किस ओर में दोनों अवस्थित है। देखिए सवाल आता है, कन्फ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा, क्या करना मुझे, ये देखिए मेरे पास है ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये जो x वाला, x का वैल्यू कितना दिया, पहले एक पॉइंट दिया 3 2, तो 3 भी प्लस में 2 भी प्लस में, मतलब प्रथम क्वाड्रेंट में होगा। तो 3 2 कहते हैं, यहाँ पे मान ली 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मिला जुला के यहाँ पे आ जाएगा 3 2, ठीक है ना। -3 2, -3 2 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x माइनस में है, तो -3 और 2, तो यहाँ पे मान ली 3 -3 होगा, यहाँ ऊपर में 2 होगा, तो -3 2। ये पूछा जा रहा है कि x अक्ष के एक ही ओर है कि दोनों ओर है, तो x अक्ष पे तो है नहीं, y अक्ष पे भी है नहीं। अब बोलते हैं x अक्ष के एक ओर या दोनों ओर, देखिए x अक्ष का एक ओर इधर है और दूसरा ओर इधर है, x अक्ष का एक ओर ऊपर है, दूसरा ओर नीचे है, y अक्ष का एक ओर इधर है, दूसरा ओर इधर है, ठीक है ना। तो y अक्ष के तो दोनों ओर है ना, लेकिन x अक्ष के केवल एक ही ओर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक आउट करना है आप लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे बोलता है क्या, सवाल बोलता है, ये देखो दिया हुआ है कि इसका निकालना हमको क्या, x और y का वैल्यू निकालना, हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। 2x - 3y = 11 और 2x - 4y = 26 माइनस में, तो मुझे घटाना है तो माइनस करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, 4y में से 3y घटेगा तो y बचेगा, और यहाँ पे 35 हो जाएगा। y का वैल्यू 35 एक जगह दिख रहा है आपको, और यही होगा, चलो लेकिन नन ऑफ दिज है तो एक ठो और बनाना जरूरी है, y का वैल्यू डाल दो किसी एक में,
चलिए मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ y का वैल्यू इसमें, तो 2x माइनस 3 y का वैल्यू 35 बराबर 11, 2x बराबर 11 प्लस 35 दिया तो 5 दिया 15, 3 3 9 10 105, ठीक है ना। तो 2x बराबर क्या जाएगा, 105 11 जोड़ो, 5 1 6 और एक 116, 2 से काटेंगे, 2 5 10 2 8 16, देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 58 हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ओके, तो जब इनमें से कोई नहीं है तो रहे ना, तो एक बार फिर से बनाइएगा आप लोग। देखिए क्या बोलता है, दो चर एक्स वाई जेड रैखिक समीकरण कितने अधिकतम हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। अधिकतम हल मतलब अनगिनत हल हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं 2x प्लस 3y बराबर 5 लिख दूं, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ, x और y का वैल्यू कुछ भी रख करके मैं 5 ला सकता हूँ। अनेकों अनगिनत वैल्यू यहाँ पे रख करके 5 के बराबर ला सकता हूँ। तो इसका सवाल बनता तो अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल बोलता है कौन सा पद जो है 88 है, कौन सा पद 88 है। जैसे ही बोला जाएगा कौन सा पद, मतलब आपको n ज्ञात करना है। और ये जो 88 दिया हुआ ये आखिरी पद है जिसको tn बोलते हैं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 a इंटू डी। TA भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tn कितना दिया हुआ, 88 दिया हुआ। a का वैल्यू क्या है, शुरू वाला जो 1 है ना, ये a है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और डी क्या है, देखिए इसके बीच का डिफरेंस घटाइए, किसी को भी घटाइएगा तो 3 आएगा। तो अब देखो 88 हो गया, ये n लिख दो ऐसे, प्लस 3n माइनस 3, गुना कर देंगे 3 से। अब मुझे क्या करना, 88 हो गया, ये 3 में से 1 घटेगा, कितना होगा, -2 हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा। इस 2 को इधर ला दो, तो 2 इधर लाओगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और 88 में 2 जुड़ जाएगा आके, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे 3n तो 30 दिया 90, तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे देखो बोलता क्या कि किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है, ये बताना है किस क्वाड्रेंट में है। तो ये है हमारा एक्स और ये वाई। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। अब देखना आपको सिर्फ ये साइन देखना है, 3 भी माइनस 4 भी माइनस, तो दोनों माइनस में है। ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बोलता है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा वो 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर डाल देंगे। √3 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 दूना 6। लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो गया। tan 60 का वैल्यू √3 होता है जी। ओके, स्क्वायर तो मैंने कर दिया, 3 दूना 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला क्या गया, द्वितीय बहुपद मतलब वही द्विघात बहुपद के शून्यंक का योग दिया हुआ है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 3, और गुणनफल मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा जो है दिया हुआ कितना, 10 दिया हुआ, -10 में समझना 10 है, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया इंग्लिश में, 10 है, ठीक है। अब बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है जी, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब देखिए x का वैल्यू तो हम x ही लिखेंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैल्यू दिया हुआ। x अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, देखो 3 है, तो 3x लिख देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 10 है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कितना होगा, 3x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। हो गया, ऑप्शन कहाँ दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, x² माइनस 3x प्लस 10, ठीक है। किसी पासों को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। सम संख्या, पासों को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेकिन सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन है, 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। सम संख्या की बात की जा रही, तो कितनी संख्याएं घट सकती है, कितनी सम संख्याएं घट सकती है पासों को फेंकने पर, तो 3 सम संख्याएं घट सकती है, 3 घटनाएं घट सकती है सम संख्या वाली। और टोटल घटनाएं कितनी है, 6, क्योंकि देखो 1 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड क्या है। एक्चुअली ये यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे ये 96 का, यहाँ पे 96 छूट गया, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 96 का HCF बनाना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 48 दूना 96, फिर 2 से काटेंगे 24 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे 6 दूना 12, फिर काटेंगे 2 से 3 दूना 6,
2 कितना बार आया, देखो 1 2 3 4 5 बार आया, तो 2 पर पावर 5, 2 5 बार आया, 3 एक बार आया, 2 5 पर, तो ऑप्शन भी नहीं दिया हो ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर हमारा दिया रहता आंसर तो हो जाता। आगे सवाल है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन का डायरेक्ट फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये अर्ध गोले का आयतन है, ठीक है ना, ये अर्ध गोले का आयतन है। ओके, आगे सवाल देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ भी हम कर देंगे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है दिया हुआ इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी, और यहाँ पे एक लाइन जा रहा डी ई। ओके, समांतर बोल रहा, अब बोलते हैं एडी अनुपात डीबी है दिया हुआ, एडी अनुपात डीबी, जैसे इधर बाएं तरफ जैसे चलेंगे दाएं तरफ भी ऐसे चलेंगे, इधर एडी फिर डीबी, तो इधर भी क्या होगा एई और ईसी, ठीक है ना। तो बोलता है एई अनुपात एक्स, और एक्स क्या है, तो एक्स भाई देखो एडी बटे ए बी, एडी बटे ए बी दिया हुआ है, सॉरी एडी बटे ए बी दिया हुआ है, तो मुझे अब इसका चाल ऐसे नहीं होगा, इसको बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए एडी, ये वाला एडी है, और बोलते हैं ए बी, तो ए बी कहाँ जाएगा, ये वाला बड़ा जाएगा, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, ठीक है ना। तो हम भी पहले छोटा वाला लेंगे और फिर बड़ा वाला करेंगे, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी हो गया। तो ई एक्स के जगह पे क्या आया, ए सी आया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया आपको। तो आइए सवाल नंबर 31 पढ़ते हैं, जो कि अब अगला सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा। सवाल क्या बोलता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। बाह्य बिंदु से यानी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से कोई एक वृत्त है, ठीक है ना, और बाहर में कोई पॉइंट है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही, जहाँ पर टच होगा सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बाहर वाला कोई पॉइंट से पी वाला कोई पॉइंट है, यहाँ से आप सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल बोला जा क्या जा रहा, सवाल देखिए, बोलता मूल होंगे इतना बड़ा 0, तो इसका मूल क्या होगा, मतलब x, जैसे मूल पूछे ना तो समझ लो x का वैल्यू निकालने बोल रहा, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस पी है ना, माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको दाएं तरफ भेज देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब जो ये वाला है ना, इस सब नीचे चल जाएगा, यानी कि गुना जाके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर में। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस पर जो स्क्वायर है, इसको क्या हो जाएगा, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जाके क्या बनेगा, रूट में चल जाएगा जी, है ना जी, ये रूट बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। आपको पता है एक क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर का रूट तो क्यू हो जाएगा, वर्ग रूट है ना, क्यू स्क्वायर का वर्गमूल 2 हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं बोल दूँ 2 का स्क्वायर का वर्गमूल तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 था यहाँ पे, और यहाँ पे ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, और क्यू स्क्वायर का वर्गमूल पी स्क्वायर का वर्गमूल पी होगा। लेकिन आपको पता है जब स्क्वायर को इधर भेजे तो प्लस माइनस में हो जाता है ना, प्लस माइनस में, तो क्यू बटे ए पी, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे सवाल बोलता है क्या, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का व्यास है मतलब डी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, आधा, त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, और अर्धवृत्त का है, और अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की सरकमफेरेंस है ना, अर्धवृत्त की परिमाप पेरीमीटर, ठीक है ना, क्या निकालना है, यानी कि परिधि सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, है ना, सरकमफेरेंस पेरीमीटर सब एक ही बात है। फार्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, याद है आपको, तो r का वैल्यू 7 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, और r यहाँ पे 2 लिखते हैं, 7 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको हल करोगे ना, इसको हल करो, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 22 + 7 × 14 हो गया। देखो इसको अब यहाँ पे बनाते हैं नीचे जगह में, तो यहाँ पे मेरे पास 7 बचा, और 14 22 कितना हो गया, 36 हो गया बटे 7, 7 7 कट जाएगा, कितना आएगा, 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो गया सही आंसर,
है ना। चलिए आगे बोलता है, देखिए किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है ना। कोई वृत्त है और कोई बाहरी बिंदु यहाँ पर से, कोई बाहरी बिंदु लिया मैंने, अरे यार यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींच दिया, ठीक है ना। अब बोलता कि ये P है, ये A और AB, PA और PB जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो बोलता है PA अगर 6 है तो PB क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। जब PA 6 है तो PB भी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। आगे बोलता क्या, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 नंबर कन्फर्म है। इससे सवाल तो आना ही एकदम, इस सवाल इसी टाइप का सवाल एकदम कन्फर्म है आना। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, जैसे निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 कितना है, -2 है, और x2 कितना है, -6, तो -6 लिखते हैं बाई 2। y1 कितना 8 है और y2 कितना है, -4 बाई 2। तो -6 में से 6 और 2 कितना हो गया, -4, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 2 -8, और 2 से डिवाइड करोगे तो -4। ये 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस, और मैंने क्या बोला 8, यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ पे 2 जाएगा, -4 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से आ गया -4, 8/2 -4, यहाँ पे घट के 4/2 तो 2 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे सवाल है, दो वृत्त की परिधियाँ 2, 3 हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब परिधि का अनुपात, सरकमफेरेंस का अनुपात या रेशियो का अनुपात दिया रहे और फिर आपको त्रिज्या का अनुपात पूछे या परिधि का अनुपात पूछे या व्यास का अनुपात पूछे, तो जो परिधि का अनुपात होगा वही उसकी जो है त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, शून्य होती है ना। जो घटना कभी घट नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। आगे सवाल है, √2 किसके बराबर है। देखिए √2, अब √2 का वैल्यू देख लेते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ऑप्शन डी ही होना चाहिए, देखते बना के 1/, sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और ये √2 ऊपर चल जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा तो √2 बन जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे बोले तो √2 ही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे सवाल बोलता है, देखिए ये सवाल भी पूछा गया था बहुत बार सवाल में एग्जाम में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लेते हैं कॉमन, और मेरे पास क्या बचेगा, इधर से बचेगा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने 9 तो निकाल लिया है बाहर, तो 9 सब मल्टीप्लाई से 9 निकल गया बाहर, मल्टीप्लाई से। तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, और 9 एकम 9, ऑप्शन नंबर बी। ओके 40वां सवाल बोलता क्या, ये दिया है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पता नहीं प्लस है कि माइनस है, -2 = 0, तो इसका वैल्यू निकालना है। चलिए मुझे निकालना पड़ेगा। तो 1/α + 1/β, तो इसको पहले हल करेंगे ना, अल्फ़ा बीटा ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे अल्फ़ा को अल्फ़ा से काटोगे तो बचेगा बीटा, और बीटा को बीटा से काटोगे तो बचेगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला का तो c/a, तो a से यहीं से काट दीजिए, a तो ऐसे भी 1 है, काट देते हैं, तो -b/c बचा। b का वैल्यू कितना 1 है ना, है ना, b का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे x से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1, चूँकि यहाँ पे b के जगह फॉर्मूला -1 है और c के जगह पे कितना है 2 है ना, -2, तो यहाँ पे माइनस कट गया, यानी कि 1/2, तो ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस मान लेना, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे था जो कि नहीं आ पाया था। ओके चलिए 10 सवाल और बच रहा। यहाँ बोलता शून्यक दिया हुआ है ए बी, तो ए बी का मान निकालना है। दो शून्यक जैसे पढ़े ना कि किसी भी बहुपद का दो शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा ज्ञात करो। तो अल्फा गुना बीटा ना लिख करके ए गुना बी लिख दिया है, क्या दिक्कत है, जो फार्मूला इसका वही फार्मूला इसका होगा। अल्फा गुना बीटा का होता है c/a, तो हम भी लिखेंगे c/a, और यहाँ c कितना है 5 है और a कितना है 1 है, 5/1 बोले तो 5, ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे सवाल है, दो परिमित संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमित संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोलता है किसी बारंबारता का बहुलक कब होता है।
किसी बारंबारता का बहुलक कब होता है? कम से कम या माध्य या अधिकतम बारंबारता मान, जो मान अधिकतम आए, जो मान जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जो फिर जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आए उसी को बोलते हैं बहुलक। ओके, आगे बोलता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, उसकी सभी भुजाएं जो है एक वृत्त को स्पर्श करेगा। देखिए सभी भुजा मतलब भुजा कब स्पर्श करेगा, यानी कि वृत्त अंदर में रहेगा, तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समचतुर्भुज भी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज भी कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। आगे है, फिर देखो मूल बिंदु निकालना है जी। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो एक्स का वैल्यू 2 होता है जी, और वाई का वैल्यू 3 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, और ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्लियर है? लास्ट में आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका भी PDF भी आपको मिलेगा, डोंट वरी। कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता, जो कन्फर्म है घटना, जो घटने वाली है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर देखो यहाँ पे आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ये पाई यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। थीटा जब मैं फाई लिखा हूँ, फाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे देखें कैसा दे रहा है, ये पाई यहाँ पे रेडियन के बराबर है। ठीक है ना, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब देखो 1/√3 किसके बराबर, तो मुझे देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात 1/√3 टैन वाला फॉर्मूला में आता है और कॉट वाला में आता है। तो पहले टैन को हल करके देखते हैं। टैन यहाँ पे जो रेडियन जो लिखा हो, रेडियन के बराबर 180/30, 6 3 18, लो भाई टैन 30, और टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको मैं बनाता हूँ 6 गुना कॉट, अब देखो कॉट 180/3, 3 6 18, तो 6 गुना कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? टैन 60 का उल्टा, यानी कि टैन 60 का √3, तो कॉस 60 का 1/√3, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो फिर तो ऑप्शन होगा नहीं, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है tan π/2 किसके बराबर होगा? tan π/2 बोले तो पाई यहाँ पे रेडियन मानेंगे, तो tan 180/2 है ना, tan जो है 180/2 जो है वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देखें 90 हो जाएगा ना, तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होगा? आपको पता इनफिनाइट होता है ना, tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इनफिनाइट होता है। ओके, tan 90 का वैल्यू इनफिनाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आखिरी सवाल है, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क। ये है किस चतुर्थांश में है? फिर सवाल आ गया, तो एक प्लस में है एक माइनस में। प्लस माइनस किस में होता है? एक एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो ये होता है चौथा वाला में, है ना, हो गया ना, प्लस माइनस में। अब हमारा होमवर्क है, ये आपका होमवर्क मिलेगा, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 50 सवाल पढ़ने में कितना मजा आया? आपको एग्जाम में 100 सवाल मिलेगा, 100 में मात्र 50 बनाना है। इसी प्रकार जो बउआ टाइप का सवाल मिलेगा ना, पहले बउआ टाइप का सवाल बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड वाला भी सवाल बना लेंगे। ओके, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, एकदम इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहो, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। ओके, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, एकदम बेहतर से बेहतर हो, और आप जो है मैट्रिक एग्जाम में मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे क्लास कराई जा रही है। तो आप चैनल पे जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक करो सबसे पहले वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितना ग्राम है सबसे शेयर कर देना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा सवाल लगा आप लाइक करेंगे, और आप नीचे कमेंट तो जरूर करेंगे, और जो मैंने सवाल पूछा है उसके लिए तो बहरहाल कमेंट करना ही करना है। ठीक है ना, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।